प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 8 यानी लेक्चर नंबर 7 तक बच्चों हम आपकी जो एक्सरसाइज 16.1 है वो कंप्लीट कवर कर चुके हैं। एक एक उसका जो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो सब हो चुके हैं। उससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी दो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कब होगा या क्या क्या रूल होंगे। तो आइए उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ याद होगा कि पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। भाई ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बात समझ आ रही है, कोई डाउट है? तो सबसे पहले एक बार इसके ऊपर फोकस कीजिए भी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जब ए और बी एक साथ घटनाएं घटित हो रही हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही तो होता है ना कि ए और बी में कॉमन वैल्यू। तो यदि ए और बी एक साथ घटित हो रही है तो बच्चों इसको मैं क्या इससे लिखूंगा फिर कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी डॉट पी ए अपॉन बी। फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया बच्चों, या कोई डाउट है? आराम से देखो, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक घटना हो रही हो लगातार, उसके बाद उसकी नेक्स्ट की प्रायिकता क्या होगी, वो सब। तो यदि हम यहाँ पर सेम यही प्रोसेस से 3 घटनाएं होती हुई एक प्रयोग को यदि आप कितनी बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो ए इंटरसेक्शन, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, पी ए पी बी अपॉन ए, ऐसा लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा बच्चों? ठीक है। और आगे की जो नई घटनाएं वो आप क्या लिखोगे, पी सी अपॉन ए बी। यानी ये बता क्या रहा है, ये क्या बता रहा है आपको कि मान लीजिए पहले बी हो गई, पहले क्या घटना हो गई, बी हो गई, तब ए की क्या प्रायिकता है, गुणा में ले आओ। ठीक है, बी की प्रायिकता के यानी वो बी हो चुकी है, उस कंडीशन को बच्चों आपको अप्लाई करना होगा साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके के होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से बच्चों इसको समझिए। भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मतलब है कि यदि तीनों लगातार हो रही हो, भाई पहले मान लो ए हुई, फिर बी हुई, फिर सी हुई, इस तरीके से, तो क्या आप लिखोगे? तो यदि मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि एक साथ 3 चीज़ें आप कर रहे हो, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तीनों को आपने रेगुलरली अटेम्प्ट किया, तीनों को आपने रेगुलरली अटेम्प्ट किया, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक साथ? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पी ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर ए होने के बाद बी की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है वो निकाल लो, फिर ए और बी दोनों होने के बाद सी की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है वो निकाल लो, और उन तीनों का गुणा इन तीनों की कंबाइंड कंडीशन को दर्शाएगा। बात समझ आई या नहीं? थोड़ी बहुत डाउट हो सकता है, तो चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ। आपके बच्चों बुक का ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। जब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, 7 और 8 दो एग्जाम्पल हैं, आपको एक कंप्लीट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। देखो लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, पहले सुनिए। ये कह रहा है कि एन अर्न कंटेंट 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल, यानी एक थैले में आपके पास 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल है, यानी 10 सफ़ेद और 15 काली बॉल हैं। ठीक है, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम दी अर्न वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देखो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो केस है, यानी उसने क्या किया, उस अर्न से यानी उस थैले से उसने कितनी बॉल निकाली है, 2। लेकिन वो एक बात इसमें एप्पल क्या बोल रहा है कि जब एक निकाल ली उसके बाद उसने जस्ट दूसरी निकाली है, एक तो ये, एक उसको रखने के बाद निकाली। तो यदि बच्चों आपको याद हो, मैंने आपको शायद एग्जाम्पल पीछे बताया था इस प्रीवियस लेक्चर में कि भाई जब आप एक चीज़ को निकाल लेते हो तब दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट हो जाता है, जब उसको वापस रख देते हो तो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आप रेगुलरली 2 बॉल निकाल रही हो और एक निकालने के बाद दूसरी आपने नहीं रखी, तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। वाइट को मैंने W से जनरेट बता दिया और इसको B से, बस समझ आ गई। यानी एक तरीके से आपको W इंटरसेक्शन B बताना।
तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, डब्ल्यू बी को सीधा भी लिखा जा सकता है डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी, ठीक है, याद रखना इसको डब्ल्यू बी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू बी का मतलब यहाँ पे डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी ही है। तो अब बच्चों इसको समझो, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग जो पहली हुई उसकी प्रायिकता, पहले सफ़ेद बॉल कितनी है 10 टोटल, यहाँ पे आप लिख सकते हो अलग अलग, वैसे इसका फॉर्मूला लिखोगे पी डब्ल्यू पी बी अपॉन डब्ल्यू, यानी पहले क्या हो रहा है, पहले डब्ल्यू इवेंट हो रहा है, पहले डब्ल्यू हो रहा है, यानी पहले वाइट बॉल बाहर आ रही है, वाइट निकलने के बाद फिर ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है आपको बच्चों वो बतानी है, ठीक है। तो याद रखना इसको बोला जाएगा डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी, जब रेगुलरली ऐसा हो रहा हो और इसको ऐसा लिखा जाएगा। आगे इस कंडीशन का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं जब पी डब्ल्यू यानी सफ़ेद बॉल निकालूंगा, देखो स्टार्टिंग में आपके पास टोटल कितने केस है 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10/25 यानी 10/25, यही होगा ना, क्योंकि सफ़ेद बॉल कुल कितनी है 10 है और वैसे कुल बॉल कितनी है 25 है, तो 10/25। लेकिन अब आप ये सोचिए, अब जो सोचने वाली बात बेटा, फिर मैंने क्या किया, इसमें से एक सफ़ेद बॉल बाहर निकाल ली, ठीक है, और उसको मैंने वापस नहीं रखा, तो अब आपके पास सफ़ेद बॉल तो कितनी रह गई 9 और काली बॉल कितनी रह गई 15, सही है। ये जब मैंने एक सफ़ेद बॉल को बाहर ही निकाल दिया, मैं वापस ही नहीं रख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उसको वापस नहीं रख रहा हूँ, मैंने उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तब कुछ इतनी बची और टोटल केस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है। बस यही समझना आपको। अब यदि कोई स्टूडेंट, आप सोचिए भी यहाँ पर कोई स्टूडेंट यहाँ पर 25 यानी 25 ले लेता, तो बताइए क्वेश्चन गलत नहीं हो जाता क्या। अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर 15 को भी तो एक कम करो, तो बच्चों हमने सफ़ेद बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल नहीं निकाली मैंने, वो तो 15 की 15 ही है, 15 की 15 ही है। तो अब जो रिजल्ट है वो लिख दो, कैंसिल कर दो, 2/5, 5 से 5 गया, ये 12, तो रिजल्ट आया बच्चों 1/12। देख लीजिए, कोई डाउट है बताओ, कैलकुलेशन गलत हो गई क्या, ये 5 से गया 2, 5 आया, सॉरी वहाँ पे बच्चों 3 हो रहेगा, सॉरी, तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 1/4, इसको कैंसिल करो ना तो यहाँ पे 3 हो रहेगा, देख लीजिए। तो अब बताओ बच्चों, आपको जो क्वेश्चन की प्रोसेस है वो समझ आई। तो यानी जब क्या हो रहा हो कि 2-3 इवेंट लगातार हो रहे हो और एक इवेंट दूसरी को इफेक्ट कर रही हो, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना, भी कंडीशन लग गई, कभी ब्लैक बॉल की प्रायिकता पूछिए मान लो, लेकिन पहले सफ़ेद निकालने के बाद ब्लैक बॉल की क्या होगी ये पूछा उसने, तो इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखोगे, पी बी डॉट पी ए अपॉन बी, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है पी ए पी बी अपॉन ए, ठीक है। अब यदि मान लो आपके पास कोई इवेंट है, उसमें 3 लगातार चीज़ें हो रही है, पहले ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, तो सी की क्या प्रोबेबिलिटी है वो लास्ट में बताइए टोटल, तो तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी लोगे तो पहले ए हो गया, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो सीधी, ए होने के बाद बी की क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लो, और ए और बी दोनों के होने के बाद सी की क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लो, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको ये प्रोसेस समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस समझ नहीं आएगी हम इसके कुछ क्वेश्चन करते ही रहेंगे, क्योंकि चैप्टर में भी 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, समझिए इसको ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है आपकी बुक का, उसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ और उसके बाद इसको सोल्व करूँगा। देखो क्वेश्चन है कि 3 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली, यानी आपके पास जो ताश है, जो कार्ड्स हैं टोटल 52 होते हैं, जानते ही हो टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, उनमें से 3 कार्ड आर ड्रॉन, यानी उसमें से मैं कितने कार्ड निकाल रहा हूँ बार 3,
अब ये क्या कह रहा है, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। यानी ये कह रहा है कि 52 जो आपके पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उनमें से बिना देखे मैं कोई 3 कार्ड, 52 कार्ड में से मैं कोई 3 कार्ड निकाल रहा हूँ, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया जिसको मैंने एक बार निकाल लिया उसको मैंने वापस से नहीं रखा। बस समझ आई? दोबारा बोल रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो आपके पास टोटल 52 कार्ड के जो एक होता है वो, उसमें से आप 3 कार्ड को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये बोल रहा है कि जो पहले कार्ड आप निकाल रहे हो उनको आप वापस नहीं रख रहे हो, यानी जो बाहर आ गया वो बाहर आ गया, वापस अंदर नहीं जा रहे। तब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड थर्ड कार्ड डॉन इज ए क्वीन। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज क्वीन, ठीक है। कि यानी पहला कार्ड भी किंग होना चाहिए, दूसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए, फिर थर्ड क्वीन हो। तो देखो यहाँ पे समझिए, टोटल 52 कार्ड है। आप जानते हो बच्चों सभी, किंग कितने होते हैं? 4, और क्वीन भी कितनी होती है? 4, यानी 4 बादशाह 4 बेगम। यही लिखा होगा कि शुरू के दोनों बादशाह फिर बेगम, शायद लैंग्वेज में यही है आपकी हिंदी की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो मैं किंग निकालूंगा, मेरे पास टोटल कितने केस होंगे? 4/52। ये पहले किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इसमें से एक बादशाह यानी एक किंग को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो एक किंग को बाहर निकाल दिया, तो बताओ किंग कितने बच गए आपके पास? 3। लेकिन टोटल कार्ड कितने हो गए? 51, यानी 51 नहीं हो जाएंगे क्या? क्योंकि एक कार्ड को तो हमने बाहर निकाल लिया, एक कार्ड को तो मैंने क्या किया? मैंने बाहर निकाल लिया, तो टोटल तो इतने बच गए। बात समझ आ गई होगी। तो अब जो किंग की प्रोबेबिलिटी है K/K, जिसको लिख सकता हूँ, इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो, ठीक है। ये K1, ये K2, तो यह आ जाएगा 3/51। बस समझ आ गई। अब टोटल कार्ड के ऊपर देखो ना भाई, ये नहीं कि पहले के ऊपर जो हो गया उसको छोड़ दो, जो हो गया उसको हटा दो। अब जो आपके पास बचे हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए एक बार। अब आपके पास टोटल 51 कार्ड है, टोटल 3 किंग है, 3, ठीक है। अब ये और निकाल दिया बाहर, इसको भी मैंने क्या किया बच्चों? इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब मेरे पास क्वीन 4 और टोटल कार्ड कितने हैं? 50। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, इस कंडीशन में K1 K2 होने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 4/50। तो इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंजमेंट करके लिख लेता हूँ। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 सबसे पहले, फिर K2 की प्रोबेबिलिटी K1 होने के बाद, फिर Q की प्रोबेबिलिटी K1 और K2 होने के बाद। तो सबसे पहले जो आप किंग निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52। एक किंग निकल गया, एक पत्ता यहाँ से कम हो गया, टोटल कितने बच गए? किंग रह गए 3, टोटल रह गए 51। इसके बाद क्वीन तो 4 ही है। अब कोई कह सर यहाँ पे 4 क्यों हुआ? कि बच्चों हमने बाहर किसे निकाला? सबसे पहले बताओ, किंग को, बादशाह को, क्वीन को थोड़ी ना कुछ किए, तो वो तो उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, लेकिन टोटल कार्ड हो जाएंगे 50। इसको सोल्व कर लो तो ये 1/13 होगा, ये 17 हो जाएगा, ये 2/25। 2/13 इंटू 17/25 मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आना चाहिए 2/5525, कुछ ऐसा। तो अब देखो बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज इसी से रिलेटेड इसी टाइप के बुक में क्वेश्चन हैं आपके। जो बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ ऐसा ही है, करते हैं उसको। बताइए बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, एक डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है बच्चों, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर हम आगे और बढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों बुक का, वो देखो आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आराम से सुनिए पहले उसकी लैंग्वेज को।
लैंग्वेज है कि ए बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल। 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल होगी बेटा हमारे पास 20। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो कोई बैग है जिसके अंदर आपके पास 5 सफ़ेद बॉल है, 7 लाल रंग की बॉल है, 8 काले रंग की बॉल है, तो कुल उसके अंदर कितनी बॉल हो जाएगी? 20। ये कह रहा है इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इस बार उससे कितनी बॉल निकाली जाती है बच्चों? 4, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना वापस रखे। एक निकाल लो, फिर दूसरी निकाल लो, फिर तीसरी निकाल लो, फिर चौथी निकाल लो। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर वाइट, यानी जो चारों की चारों आपको बच्चों बॉल निकालनी है वो क्या होनी चाहिए? सफ़ेद। 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले मैंने एक निकाली, एक निकालने के बाद जो दूसरी बॉल है उसकी प्रायिकता, फिर पहली और दूसरी निकलने के बाद तीसरी की प्रायिकता, और गुणा में तीसरी निकलने के बाद पहली दूसरी तीसरी निकलने के बाद चौथी सफ़ेद बॉल की प्रायिकता। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ आई जो मैंने पढ़ा है? यही तो तरीका है उसको रेगुलरली मल्टीप्लाई में रखने का। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लो, टोटल सफ़ेद कितनी है? 5। तो पहले के लिए 5/19 सॉरी 20। फिर सफ़ेद एक आ गई, टोटल में से भी एक गई, तो वो रहेगी 4 और ये रहेगी इतनी। फिर एक और निकल गई, तो ऐसा। फिर इससे एक और आ गया। बात समझ आ गई होगी, क्योंकि टोटल तो माइनस कम एक होती जाएगी चारों बार। वाइट बॉल है यानी सफ़ेद बॉल है, तो कंडीशन इसी में से कम होगी, एक्स्ट्रा अलग कम करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना ही होगा, 3 2 जा 6, तो ये 3। तो बेटा हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/19 इंटू 17 इंटू 3। इनका मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट तैयार। बात समझ आई? तो बच्चों बताओ कोई डाउट है तो? यदि इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए बच्चों, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का गुणन समझ आया नहीं आया? प्रोसेस समझ आ गई? जब लगातार एक के बाद एक इवेंट हो रही है, ये लगातार आप कर रहे हो विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, बिना रुके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्लियर है? यदि क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुका है तो अब बच्चों हम आते हैं हमारे आगे की जानकारी के ऊपर। जो हम कल टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट किया था, यदि आपको याद हो तो हमने कल टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? इंडिपेंडेंट इवेंट या प्रोबेबिलिटी। चलिए इवेंट लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। ये सोचने वाली बात है, लेकिन आप इस वर्ड को यदि देख के चलते हो ना, गौर करते हो, तो ये इंडिपेंडेंट वर्ड क्लियर होया हुआ है बच्चों। इंडिपेंडेंट का मतलब एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं ये बोलूँ कि इफ़ इवेंट ए डज नॉट इफेक्ट द इवेंट बी, यानी यदि कोई घटना ए घटना बी को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा? स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंट इवेंट बोलूँगा। अब बात ये आती है बच्चों की क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर, जैसे भाई अगर आपको 16.1 याद हो, उसके अंदर आपने क्वेश्चन अलग अलग पढ़े, उसके अंदर एक कॉइन एक डाइस मिक्स थे, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होगा? तो इसको चेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA PB यदि हो जाए तो इन्हें क्या बोला जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट। बात समझ आ गई बच्चों? कोई डाउट है किसी को? याद रह जाएगा? तो यदि इस तरीके से है तो दो घटना यदि 3 हो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यही प्रोसेस फिर आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पे हर बार ये जरूरी नहीं होगा कि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट क्लियरली लिखा हुआ, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। वो इंडिपेंडेंट है भी, आप खुद जानते हो जब एक कॉइन को टॉस करते हैं एक डैश को, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसकी लैंग्वेज को फर्क, भाई लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज से क्या इफेक्ट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उनके ऊपर, वो ध्यान रखना है। तो चलो सिंपल से आज कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट के, जिससे टॉपिक आपसे शायद बड़े तरीके से क्लियर हो जाएगा आज। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा इसी के क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है बच्चों, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल केस है जो आपको याद रखने हैं। देखो नंबर 1 जो मैं बता रहा हूँ बच्चों वो नोट कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब होगा PA। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, इसका मतलब होगा बच्चों PA बार। ठीक है, आज ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, आज आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं, क्वेश्चन इसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, PA बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस PA, यानी ऐसे एक रिजल्ट बन जाता है PA प्लस PA बार इक्वल टू 1। बच्चों कई बार A बार को A डैश भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो कंफ्यूजन मत कर लेना। ठीक है, A बार को A डैश लिख दो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यदि ये आ जाता है P A एंड B, इसका मतलब होगा PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा PA इंटरसेक्शन B। फिर यदि आ जाता है PA और B, इसका मतलब होगा PA यूनियन B। हिंदी में और लिख देता हूं बच्चों, P ऑफ A और B। ठीक है, यहाँ पे और अलग है हिंदी वाला, P A या B, यहाँ पे ये मतलब है। इस और का मतलब ये और नहीं है, इसका मतलब यह होता है भाई या तो A होगा या B होगा। ठीक है, इसके अलावा और देखिए ओनली A, केवल A, फॉर्मूला का P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यह बच्चों आप वेन आरेख के थ्रू समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ओनली B, P केवल B, इसको आप लिखोगे PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA नोट A एंड नोट B, यानी P ऑफ A नहीं और B नहीं, यानी दोनों ही ना हो, यानी PA बार इंटरसेक्शन B बार। इसको लिखा जा सकता है P ऑफ A यूनियन B का होल बार, यानी 1 माइनस PA यूनियन B। और यदि याद हो PA यूनियन B बच्चों आपका होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, याद रखना। ठीक है, इसके बाद नोट A और नोट B, यानी A नहीं या B नहीं, इसका मतलब हो जाएगा PA बार यूनियन B बार। डी मॉर्गन नियम से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B का होल बार या 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो बच्चों ये सारे केस आपको याद रखने हैं। देख लीजिए वीडियो को बच्चों पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आएंगे आगे, जिनमें यदि फॉर्मूले याद हैं तो देखो ये पूछेगा केवल A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और यदि फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इनका बेसिकली मतलब याद नहीं होगा, तो देख लो दिक्कत ही दिक्कत है। स्क्रीनशॉट ले लो और लिखने हैं ये बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर तक ये फॉर्मूले आपके याद हो जाने चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इन फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। हाँ, यदि किसी बच्चे को फॉर्मूले बेसिकली समझने हैं तो आप वेन आरेख के थ्रू समझ सकते हो। जब आपका वेन डायग्राम होता है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उसके थ्रू बहुत ईजिली समझ सकते हो भाई ओनली A, ओनली B, A और B या इंटरसेक्शन भी, जो भी सब वैल्यू है। ठीक है बच्चों,
तो क्लियर है, आज का लेक्चर फिर यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट क्वेश्चंस पे रहेगा। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।